हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जो पहला चैप्टर का था साइंस का, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका दूसरा पार्ट को कवर करने वाले, जिसमें हम पढ़ेंगे कोहेजन एंड रेसिडिटी, जिसका मीनिंग होता है संक्षारण और विकृत गंधिता, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। संक्षारण मीन कोई भी चीज़ का, जैसे अब कोई मेटल है उसका जो संक्षारण मतलब क्या होता है कि उसमें वीकनेसेस बहुत से आने लगते हैं, बाहरी जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर कई सारे केमिकल्स या मॉइस्चर की वजह से जो उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, उसी को हम कोरिजन बोलते हैं। और जो विकृत गंधिता है यानी कि रेंसिडिटी, तो इसके हिंदी मीनिंग से ही समझ सकते हो। विकृत मतलब होता है खराब होना, और गंधिता में यानी कि स्मेल करना। तो इसका मीनिंग आप देखोगे अगर ऐसे ही, तो कोई भी वैसा चीज़ जो कि खराब हो रहा है और उसमें से स्मेल आ रही है, तो उसे आप रेंसिडिटी बोलोगे। तो इसके सबसे पहले प्रॉपर डेफिनेशन से जाते हैं और कोरिजन के बारे में समझते हैं। तो कोरिजन हमारा है क्या? तो इट इज ए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यानी धीरे धीरे कोई भी जो मेटल होगा उसमें आपको उसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। जैसे आप जंग लगना का उसमें एग्जाम्पल देख सकते हो, क्योंकि जो मेटल होता है उसमें आप देखोगे कि मॉइस्चर होगा, एयर और वाटर की वजह से उसमें देखोगे कि कई बार उसमें धीरे धीरे उसके जो बाहरी परत होती है वो हल्का हल्का सड़ने लगती है और वो कमजोर होने लगता है। तो उसी को बोला जाता है कोरिजन। इसके कई सारे बचाव भी है। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन से समझते हैं, जिसमें हमारा आयरन को अगर आप ऑक्सीजन और H2O यानी कि वाटर, इन दोनों से कांटेक्ट में लाओगे तो हमारा जो आयरन क्या बनते हैं, जो आयरन होगा वो हमारा जंग लगने लगता है, और जो हमारा प्रोडक्ट उससे बनता है वो हमारा होता है FeOH3। इसे बैलेंस किया गया जिसकी वजह से इसमें फोर दोनों साइड लगा दिया गया। तो ये हमारा हो जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो इसे ही बोला जाता है आयरन में जंग लगना। उसका प्रॉपर जो आप इक्वेशन अगर बनाओगे तो यही इक्वेशन आपका देखा जाता है। और इसके कई सारे बचाव भी है, यानी कि आप प्रिवेंशन इसके देखोगे तो इसमें आपको पेंटिंग देखने को मिल जाता है, गैल्वेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब लेयरिंग ऑफ अनदर मेटल, किसी भी जो कोई दूसरा मेटल है उसमें आप किसी और अनदर मेटल का आप उसमें लेयरिंग कर सकते हो, तो उससे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑयलिंग। अगर आप किसी मेटल पे ऑयल, जैसे आप देखोगे कि मोबाइल वोबाइल लगा दिया जाता है, तो वो सब हमारे आते हैं ऑयलिंग में। तो वो भी करके आप जो मेटल होगा उसके जो क्या बोलते हैं, अगर आप स्पैन यानी कि लाइफ टाइम होता है उसे आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो यही सारे हैं जो कोरिजन का डेफिनेशन और बचाव है। तो आप इसे आराम से समझ सकते हो, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। बस आप इसे समझो कि कोरिजन में होता है क्या कि मेटल, जो हमारा मेटल होगा वो बाहरी जो सब्सटेंसेस होता है, जो एयर, वाटर और मॉइस्चर, ये तीनों चीज़ों की वजह से बस उस पर डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी कि वो ख़राब होने लगेंगे, और उसका प्रिवेंशन ये है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रेंसिडिटी की ओर। तो रेंसिडिटी का मतलब सिंपल ही है कि कोई भी जो आपका खाना होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो ख़राब होने लगता है और उसमें से स्मेल आने लगता है। तो यही हमारा कहा जाता है रेंसिडिटी, यानी कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि क्या बोल रहे हैं, जैसे अब कोई आपके पास खाना रखा हुआ है, वो 1-2 दिन से पड़ा हुआ है, तो आप देखो कि वो अगर अच्छे से नहीं रखा हुआ है और ज़्यादा उसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो हमारा खाना होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो जो हमारा भोजन होता है वो हमारा स्पॉइल क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी प्रोसेस की वजह से जो हमारा खाना होता है वो खराब होने लगता है और उसमें से स्मेल आने लगती है। तो इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। और इसके कई सारे इसमें भी बचाव है, जैसे आप इसका सिंपल देखो, स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेशन और एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक नाइट्रोजन। तो आपका जो खाना होगा उसे आप प्रॉपर अगर एयर टाइट कंटेनर में रखोगे, यानी कि उसमें अगर आप ऑक्सीडाइज उसे होने नहीं दोगे, उससे ऑक्सीजन के प्रेजेंस से दूर रखोगे, तो वो हमारा जो खाना होगा वो ज़्यादा टाइम तक उसका लाइफ टाइम होगा। और उसे अगर रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज में रखोगे, उसे ठंडा करके रखोगे, तो वो उसमें भी हमारे जो ऑक्सीडाइज होने के कम चांसेस होते हैं। और लास्ट आता है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो काम आता है वो लाइक नाइट्रोजन गैस, तो उसका यूज़ करके आप आराम से खाना को बचा सकते हो। तो यही हमारा कुछ प्रिवेंशन है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है? नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो हमारे खाने के पैकेट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनसे भी नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, क्योंकि वो उससे ख़राब होने नहीं देते और उसका लाइफ टाइम ज़्यादा दिन तक बढ़ जाता है, जिस वजह से नाइट्रोजन का यूज ज़्यादातर होता है।
तो यही हमारा रैंसिडी थी और इसके प्रिवेंशन। नेक्स्ट अब कई सारे और इम्पोर्टेंट इक्वेशंस को देखते हैं और उसमें हम समझते हैं कि क्या क्या इक्वेशंस है और क्या क्या उसमें रिएक्शन हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हैं थोड़ा। तो अब हम कुछ इक्वेशंस को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है Zn प्लस H2। तो आप इसमें देखो सिंपली कि इसमें हो क्या रहा है। जो हमारा जिंक है वो हमारा ऑक्सीडाइज, जो हमारा जिंक है वो हमारा क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसे यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है और इसके जगह पे खुद आ जा रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, जिसमें कि हाई रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लो रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसे हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें देखोगे दूसरा जो इक्वेशन है उसमें आप देखो कि जो हमारा फेरस है यानी कि जो लोहा, तो वो हमारा क्या हो रहा है, जो जलवाष्प यानी कि वेपर होते हैं वो जो हमारा गैस फॉर्म में होंगे, जिनसे कि ये क्या हो रहा है रिएक्ट करके हमारा बना रहा है Fe3O4 जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में है और एक हमारा प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है जो है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी आप देखो कि हो क्या रहा है, तो जो हमारा फेरस है उसके साथ हमारा हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन यानी कि ऑक्सीडेशन, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसका क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी कि इसमें आप देखोगे तो इसमें हमारा जनरली हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसे सिंपली बोल रहे हैं रिडॉक्स, जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं यानी दोनों एक साथ। तो ये हमारा हो जाता है रिडॉक्स। साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो Fe है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन भी हो रहा है और इसके साथ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसके साथ फॉर्म कर रहा है, इसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। और रिडॉक्स का मतलब तो आप जानते ही हो कि उसमें ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, तो वो भी हो रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक तरह से हो रहा है। नेक्स्ट तीसरा अगर आप इक्वेशन देखो तो इसमें हमारा 6 जो CO2 गैस है, CO2 हमारा एक्वस फॉर्म है यानी कि लिक्विड फॉर्म है, तो वो हमारा क्या कर रहे हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, जिसमें कि हमारा CO2 है वो H2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसे याद रख सकते हो क्योंकि ये एक तो 1 मार्क्स के भी आ सकता है और बाकी और भी कई सारी चीज़ों में ये आता है। तो हमारा ऑक्सीजन गैस भी इसके साथ बन रहा है। चौथा एग्जांपल है यानी चौथा इक्वेशन वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच का रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और H2O जो हमारे लिक्विड में है, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जो हमारा होगा एक्वस फॉर्म में, और इसे आप क्या बोलोगे चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसे आप बोल सकते हो बिना बुझा हुआ चूना। और नेक्स्ट हमारा आता है पांचवा। तो पांचवा में हमारा क्या हो रहा है, ये नॉर्मल इक्वेशन है जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम कार्बन किसी भी, अब जानते हो कि कोई भी चीज़ को अगर आप जलाओगे और उसमें कार्बन होता है तो वो धुआं निकलता है उससे, तो हमारा जो ऑक्सीजन के साथ इसमें रिएक्शन कर रहा है कार्बन और क्या बना रहा है CO2 गैस। तो ये इक्वेशन भी हमारा नॉर्मल है। और छठा इक्वेशन जिसमें आप देखो कि हमारा वाटर का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं और हमारा बनाता है 2H2O जो हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में। इन सभी के बाद हम और कुछ इक्वेशंस देखते हैं। सातवां इक्वेशन है वो हमारा आता है मीथेन गैस का, यानी कि मीथेन गैस हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ और हमारा बनाता है CO2 गैस, और उसके साथ साथ हमारा बनाएगा वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी रिलीज मतलब अब ये समझ लो उसमें से हीट रिलीज हो रहा है। नॉर्मली अगर उसने दिया हुआ है तो बहुत सारे रिएक्शन में हीट ही रिलीज होता है, तो वो देख सकते हो। एंड उसके बाद हमारा आता है आठवां इक्वेशन। आठवां इक्वेशन क्या बोलता है कि जो हमारा C6H12O6 है यानी कि ग्लूकोज, वो हमारा क्या करता है 6O2 जो एक्वस फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करके हमारा CO2 गैस बनाता है और जो हमारा वाटर होता है वो रिलीज करता है, और इसके साथ साथ इसमें भी हमारा एनर्जी रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन आप कहाँ देखोगे, ये हमारा बॉडी में होता है। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस बनाता है, जो हमारे आप देखोगे रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है और H2O रिलीज करता है। तो यही सारे प्रोसेस होते हैं। इन सारी चीज़ों को समझोगे तो बॉडी पार्ट्स में भी आराम से चीज़ें समझ सकते हो। और नेक्स्ट हमारा आता है नवा इक्वेशन। तो इसमें हमारा क्या है, जो फेरस सल्फेट है वो हमारा हीट के साथ जब उसे आप हीट दोगे तो हमारा क्या किस में टूट जाएगा Fe2O3 जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में।
तो ये हमारे 2 गैस रिलीज हो जाते हैं और एक सॉलिड फॉर्म रिलीज हो जाता है। उसके बाद हमारे आता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी हमारा जो रिएक्शन है, इसे आप जब तोड़ोगे यानी डिकम्पोज जब कुछ जब इसे हीट वीट दे के आप डिकम्पोज करोगे तो यहाँ जुड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा अब बिना बुझा हुआ चूना होता है वो बन जाता है, और CO2 गैस फिर आप इसे बुझा हुआ चूना बना के उसका यूज कर सकते हो। और 11वां इक्वेशन जिसमें हमारा आता है लेड नाइट्रेट, जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये हमारा क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करेगा और लेड ऑक्साइड बनाएगा, देन नाइट्रोजन गैस बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस भी बनाएगा। तो ये जो लेड होगा वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है लेड नाइट्रेट, और एयर के साथ ये रिएक्ट करेगा और जो 2PbO है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो ये जो 3 प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं उसमें से हमारे 2 गैसेस है और एक सॉलिड फॉर्म है। सोडियम सल्फाइड जो हमारा क्या करता है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, और NaCl यानी कि बेरियम सल्फेट है जो हमारा होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, और NaCl आपका एक्वस फॉर्म में होगा। तो आप इन सारी इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कई सारे डेली लाइफ वाली चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी। और क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है वो आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। जो आपके 10th बेस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उन सभी में ये बेसिक जो इक्वेशन होता है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इन सभी को अच्छे से जान लोगे तो आराम से वहाँ लिख सकते हो और उसे बता सकते हो क्या चीज़ें हो रही है और क्या नहीं हो रही है। और इन द लास्ट अगर आप देखोगे और हमारे 5 इक्वेशन है, तो इन्हें भी आप थोड़ा देख लो, और ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये जो 13 जो हमारा 13th इक्वेशन है वो हमारा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन का, जिसमें कि अगर आप हीट के प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करते हो तो हमारा क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और इसका भी यूज़ कई जगह होता है। और देन अगर आप फिर से वही रिएक्शन देखो, यानी इसमें देखो एक प्रोडक्ट बना, देन अगर फिर उसे हीट दोगे तो वो हमारा Cu प्लस H2O में टूट जाएगा। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, और ऊपर में हमारा हो गया है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे ही कई सारे रिएक्शन होंगे जिनमें आप कई और भी जो रिएक्शन होंगे वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अब देखोगे कि उसमें एक रिएक्शन हो रहा है उसके साथ साथ और भी रिएक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 15th इक्वेशन, जिसमें हमारा कॉपर ऑक्साइड है और जो हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अगर हीट के प्रेजेंस में एक रिएक्शन होता है तो इसमें हमारा क्या होता है, Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो तो इसमें हमारा रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है। जैसे जो हमारा कॉपर है उसमें आप देखोगे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मीन कि आपका ऑक्सीजन है इसमें, इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो हट जा रहा है, और इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन का बस एडिशन होता है। तो आप देखो यहाँ हाइड्रोजन था उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब जब ये कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि जो पूरा है यानी कि ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है तो इसमें हमारा रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है या कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। तो आप देखो कि जो हमारा पहला मेटल आता है यानी कि पहला जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो होगा तो जनरली उसी का आपको देखा जाता है कि वही उसी का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हो। इसमें हमारा किसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का और ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का। इसके बाद हमारा है 16th इक्वेशन, जिसमें हमारा क्या है कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के रिएक्शन हो रहा है, जिसमें हमारा जिंक बन जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है। यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों कहला रहा है, क्योंकि मोनो का भिन्न होता है 1 और ये कार्बन एक है, कार्बन और ऑक्सीजन एक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहीं का अगर आपका ये 2 हो जाता तो ये हमारा कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा आता है 17th इक्वेशन, जिसमें हमारा क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है। तो वो हमारा क्या कर रहा है, 4HCl के साथ ये रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है, और हाइड्रोजन और वाटर भी रिलीज कर रहा है और क्लोराइड भी रिलीज कर रहा है यानी कि क्लोरीन। तो ये हम इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। जैसे अब देखो जो हमारा मैग्नीज है उसमें हमारा रिडक्शन हो रहा है। जो मैग्नीज आप देखोगे यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है तो इसके साथ हमारा ऑक्सीजन है। बट अगर राइट साइड में देखोगे तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे मैग्नीज है बट यहाँ पे आपको क्लोराइड देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन था वो इससे हट के आपका हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है मीन्स कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीज ऑक्साइड से हट रहा है। तो इसमें आप देखो कि मैग्नीज ऑक्साइड से हट रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
तो इसमें भी हमारा मैग्नीज ऑक्साइड आपने बोलोगे, इसमें मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन, इसमें मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारे जो इक्वेशंस थे इन सभी को आप ध्यान में रखना है, और इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके बाद हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेटल और मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं। तो ये सारे सभी अभी आपको ये सारे छोटे छोटे जो चैप्टर्स है वो आपको हार्ड लगने होंगे, लेकिन ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। जब आप 11th-12 में जाओगे तो वो आपको जो पहला चैप्टर उसका एक चैप्टर आपको कई सारे इन सारे जो चैप्टर्स है उसका कंबाइंड फॉर्म देखने को मिलता है, और जो आप अभी पढ़ रहे हो वो आपको 11th और 12th में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो अगर आप अपना बेसिक अगर नहीं बनाओगे तो वो आपको समझ में अच्छे से नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, और आप जो सोच के रखते हो वो नहीं होता है। तो जिस वजह से आप इन सारी चीज़ों को कवर करके रखो, और ताकि ये काफ़ी आने वाले टाइम में आपको इन सभी को फिर से पढ़ना ना पड़े। तो यही सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।